हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत हम सीओ होमचिंग को देखते हैं, जो अरेना के अंदर आ गया होता है, जो कि टंग सेक्ट की टीम के सामने होता है और ये कहता है, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की? तो जू सांसी कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सही तो आओ चलो चल के इन्हें एक अच्छा सबक सिखाते हैं। और जैसे ही ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी आसमान से एक काफी तगड़ी और मोटी शील्ड बीच में आके गिरती है और तो और एक भारी भरकम आवाज कहती है, सभी लोग रुक जाओ। और जिया होंग चन भी इस लेवल 9 के सोल टूल को देख के काफी हैरान होता है, जबकि इसका जो ग्रैंडफादर जिंग होंग चन होता है वो भी इस अनब्रेकेबल डोलो को देख के काफी हैरान होता है। और ये बंदा यहाँ पे आते हुए कहता है, मैं जे जान हूँ, जो कि इस कंपटीशन का चीफ रेफरी है और जो कोई भी नियमों को तोड़ेगा उसे तुरंत ही कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इस बंदे को देख के जो टकला वाला रेफरी होता है ये उसके पास आने लगता है, लेकिन ये जंग जान होता है, ये इसको काफी तगड़ा वाला झापड़ देखे अरेना से उड़ा देता है और यह कहता है, बिन वजह नियमों को तोड़ के पार्शल हो रहे हो, जाके नीचे अपनी गलतियों को सुधारो। और तभी जियांग नान वांग डोंग के पास आते हुए कहते हैं, वांग डोंगर क्या तुम ठीक हो? जिस पर डोंगर कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा ही हट हुआ हूँ। मेरी जो लुमिनस गॉडेस अपेंडिंग थी उसने ज्यादातर अटैक को ब्लॉक कर लिया था। और तभी अरेना के अंदर युहाओ भी आ जाता है और ये कहता है, चीफ रेफरी जैंग, हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। और युहाओ को देखते ये बंदा अंदर तक हिल जाता है और यह कहता है, यहाँ पे ये जो भी हुआ है मैंने उसे विटनेस किया है और ये जो घटना हुई है ये पूरी तरीके से रेफरी की ही गलती है और मैं उसे डिसमिस कर दूंगा और अब से खुद ही इस कंपटीशन को देखूंगा। जिस पर युहाओ रूड होते हुए कहता है, मुझे ये आंसर नहीं चाहिए। और इस चीज को सुनकर ये बंदा चौंक जाता है और ये मन में कहता है, काफी लंबे समय बाद किसी ने मुझसे इस तरीके की टोन में बात करने की हिम्मत की है। और फिर ये युहाओ से कहता है, मैच के खत्म हो जाने के बाद झाओ जिंग हाओ ने टंग सेक्ट के मेंबर के ऊपर अटैक कर दिया था और उसने जो किया था उसकी कीमत उसे अपनी जान से भी चुकानी पड़ी है और वो पहले ही अपनी जिंदगी से कीमत भी चुका चुका है। और ऐसा देखता है कि ये प्रॉब्लम भी अब खत्म हो गई है और टंग सेक्ट का जो कम्पिटिटर वांग डोंग है वो भी 15 मिनट के बाद वापस लौट सकता है। जिस पर युहाओ इससे कुछ ही नहीं कहता है, बस गुस्से की नजर से तो देखता रहता है। और युहाओ को इस तरीके से देखते हुए ये चीफ रेफरी और सीओ होंग चैन इन दोनों को ही काफी ज्यादा बेचैनी सी होने लगती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करता है और सभी से यहाँ से चलने के लिए कहता है। और जब ये सभी ही वहाँ से दूर आ जाता है तो युहाओ कहता, हम अभी जिस जगह है वो सिनेमून एम्पायर के अंदर है, इसलिए उन लोगों के साथ समय बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है और चलो मैच के अंदर ही सब कुछ सेटल करते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग ही अपने रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे YUHAO अपनी सोल पावर को वांग डोंग के साथ शेयर करके उसकी इंजरी को हील कर रहा होता है। जबकि वांग डांग युहाओ को देख के मनी मन खुश होते हुए कहता है, युहाओ की कोल्ड आईज काफी स्ट्रेंज दिख रही हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली युहाओ अब भी अपने आप को शांत रख पाया है, नहीं तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या होता। और तभी युहाओ सहीतो से कहता है, सेकंड सीनियर ब्रदर, अगले मैच को हम आप पे छोड़ते हैं, जिसके लिए कैताओ भी मांग गया होता है। तो वांग डोंग चौंकते हुए कहता है, क्या मैं लड़ने के काबिल हूँ? जिस पर युहाओ कहता है, मुंह बंद रखो, तुम कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो जाते हो और बिल्कुल भी अपने अपोनेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, वो भी तब जब तुम्हारे दुश्मन के पास लड़ने की भी स्ट्रेंथ बची है। और जैसा कि मैंने कहा है कि टीम के अंदर सिर्फ एक ही कमांडर होगा। और इस चीज को सुनकर वांग डोंग की बोलती बंद हो गई होती है और उसे काफी गुस्सा आता है और यह मन ही मन कहता है कि ये क्या ही इरिटेटिंग बंदा है। लेकिन तभी केटो इससे कहता है, डोंगर, यह बस मुझ पे छोड़ दो और तुम देखना कि मैं कैसे बारी बारी से उन सभी की खोपड़ को उड़ाता हूँ। और रेफरी कहता है, टांग सेक्ट ने डोंगर के बजाय तुम कॉम्बैट के लिए भेजा है, लगता है कि वांग डोंग लड़ने के काबिल नहीं बचा है। जबकि इस जीत से जो सबसे ज्यादा हैरान होता है वो सीओ होंग चन होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, क्या टंग सेक्ट ने असल में अपने फाइटर को बदल दिया? और फिर ये काफी गुस्सा होते हुए मन में कहता है, मैंने जिस बंदे को इस बैटल के लिए भेजा है उसे मैंने स्पेशली चूज किया था, जो कि आसानी से वांग डोंग को हैंडल कर सकता था। और ये युहाओ तो सच में एक नंबर का चालू बंदा है। और तभी इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल राउंड का जो थर्ड राउंड होता है वो भी शुरू होने वाला होता है।
और फिर रेफरी इन दोनों को ही अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। तो ये बंदा कहता है सनमून रॉयल सोल गाइड मास्टर एकेडमी जियाओ फंग, जिस पर सहीतो कहता है टंग सेक्ट सहीतो। और फिर रेफरी कहता है अगर किसी ने भी गेम के दौरान रूल्स को तोड़ने की हिम्मत की तो मेरे पास उसे पनिश करने का पूरा हक है, इसलिए दोनों ही केयरफुल रहना। और चलो गेम को शुरू करते हैं। और बैटल के शुरू होते ही ये बंदा अपनी स्पीयर को बाहर निकालता है और काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि पलक झपकते ही इस तरफ सैतो ने एक गन टाइप सोल कैनन को बाहर निकाल लिया होता है। और जैसे ही सैतो इससे इस बंदे के ऊपर शूट करता है तो इसके अंदर से कोई अटैक बाहर निकल के नहीं आता है, बल्कि एक जाल आता है। और इस जाल को अपनी तरफ आता देख तो ये बंदा तुरंत ही अपने कंधे हाथ पैरों वाले सोल गाइड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसे देख के केटू मन में कहता है ये तो आर्मर थर्स्टिंग सोल टूल है, और इसने तो काफी अच्छी तरीके से सोल टूल्स को अपने आर्मर छिपा रखा है, जिससे ये काफी तेजी से अलग अलग दिशा में काफी जल्दी डायरेक्शन बदल सकता है। और ये तो वास्तव में काफी फ्लेक्सिबल है। और तभी यह बंदा अपने स्पीयर से सैतो के ऊपर अटैक कर देता है। तो सैतो इसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो। और फिर तुरंत ही केताओ एक काफी खतरनाक और बड़ी सोल गाइड वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है चलो अब इसे आजमा के देखो। और केताओ इस खतरनाक वेपन से अटैक करना शुरू कर देता है, जबकि इस तरफ जो चीफ रेफरी होता है ये भी हैरान होते हुए मन में कहता है आखिर वो सोल टूल क्या है और पहले कभी क्यों मैंने इसे नहीं देखा। और फिर हम देखते हैं कि सहीतो ने एक साथ काफी सारे अटैक्स इस बंदे के ऊपर कर दिए होते हैं। और सहीतो ने जिस वेपन से अटैक किया होता है, लेकिन ये वाला वेपन इसका खुद का वर्जन है जिसे इसने अपने हाथों से बनाया है। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तुरंत ही एक इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। और केताओ इसके पास एक लेवल 7 के इनविंसिबल शील्ड को देख के काफी हैरान होता है और इसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये इसके पास कहां से आ गई। और फिर ये कहता है ओह मैं समझ गया, उसी जगह पे सोल टूल के द्वारा जो रेजोनेंस क्रिएट हुआ है शायद ये उसी चीज का फायदा उठा रहा है और आर्मर काफी सारी लेयर्स को एक साथ लगा रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो डिफेंसिव पावर है वो बूस्ट होके लेवल 7 के सोल टूल तक पहुंच गई है। और तभी हम इस बंदे को देखते हैं जिसने केताओ के ऊपर अपने स्पीयर से चार्ज कर दिया होता है और यह कहता है 7th रैंक के सोल शील्ड के साथ तुम्हारे जितने भी अटैक्स हैं वो पूरी तरीके से इन्फेक्टिव हैं। और फिर यह अपने स्पीयर से केताओ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है लो अब तुम मरो। जबकि इस तरफ चीफ रेफरी मन में कहता है ऐसा देखता है कि यह मैच काफी जल्द ही खत्म हो जाएगा। और तभी हम आसमान के अंदर एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होते हुए देखते हैं और इस ब्लास्ट की वजह से यह बंदा उड़ के जाता है और सीधा बैरियर से टकरा के नीचे पड़ जाता है। जबकि इस नज़ारे को देख के सारे दर्शक काफी हैरान होते हैं और कहते हैं पलक झपकते सारी सिचुएशन पूरी तरीके से पलट गई। और तभी केटो एक स्नाइपर सोल टूल निकाल लेता है और इस पंक्चुअल बुलेट सोल टूल को देख के सभी लोगों के होश उड़ गए होते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जो पंक्चुअल बुलेट सोल टूल है वो असल में एक रे टाइप सोल टूल है। हालांकि इसकी खतरी ऑफेंसिव एबिलिटीज की वजह से इसे एक ब्लेड के रूप में भी रेफर किया जाता है। और ये जो पंक्चुअल बुलेट होती है ये ना ही ऑटोमेटिक एम है और ना ही यह अपने टारगेट को फॉलो करती है, बल्कि यह तो काफी ज्यादा सोल पावर को कंज्यूम करता है। लेकिन इतनी ज्यादा खामियों के बावजूद भी सिर्फ एक ही स्ट्रांग पॉइंट की वजह से इसे काफी खतरनाक माना जाता है और वो इसकी ओवरवेलिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है। और इन दोनों को ही देख के रेफरी मन में कहता है जो लोग इसका सामना करते हैं उन लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं रह जाती है सिवाय जल्द से जल्द अपनी जान को वहाँ से बचा के भागने के। लेकिन क्या ये सियोफंग इसे अवॉइड कर पाएगा और क्या मुझे बैटल को अभी की अभी ही रोक देना चाहिए? और क्या यह अनाउंस कर दूं कि सिनेमून स्क्वाड ने सरेंडर कर दिया है? और अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो क्या ये लोग इस रिजल्ट को एक्सेप्ट भी करेंगे? और जब ये बंदा उठ रहा होता है तभी केताओ ने फायर कर दिया होता है और इस चीज को ये बंदा भी अच्छे से नोटिस कर लेता है और यह कहता है ये तो पंक्चर ब्लड है, मुझे जल्द से जल्द इससे दूर हट के बचना होगा। और यह बंदा इसे अवॉइड करने की कोशिश करता है लेकिन ये बेचारा अपनी जगह से मूव ही नहीं कर पाता है। और तभी यह बुलेट काफी तेजी से इसके सीने के करीब आ जाती है। तभी यह इसे अवॉइड करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है और यह काफी हैरान होते हुए मन में कहता है ये नीडल जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर घुसेगी मैं मारा जाऊंगा। जबकि इस तरफ जिया होंग चंद चिल्लाते हुए कहता है इडियट कहीं के उसके रास्ते से हट जा। लेकिन ये बेचारा अपनी जगह से नहीं हिल पाता है और वो शॉट इसके सीने के आर पार निकलता है। और इस चीज को देख के ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि ये नीडल एक सोल टूल भी थी जिसकी वजह से ही इसके सीने में इतना बड़ा छेद हुआ है।
और इस बंदे को यहाँ पे मारने में युहाओ का भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इसी ने इसे मूव करने से रोका था, और यह भी हो सकता है कि इसने कुछ भी ना किया हो। और सैतो को देख के युहाओ मन में कहता है, सीनियर ब्रदर ने गेम्स के रूल्स को तोड़ दिया है। इसलिए युहाओ को इसकी चिंता होने लगती है, क्योंकि सहितो जो है वो सनमून एम्पायर के रॉयल्टी का एक हिस्सा है। और ये चीज यहाँ पे सिर्फ युहाओ को ही पता है, क्योंकि सहितो को किसी तरीके का बदला चाहिए, जो कि युहाओ ही इसे दिलवा सकता है। और तभी हम एरिना के अंदर देखते हैं कि सियो होंगचिंग आ गया होता है और ये कहता है कि अगले मैच के लिए मैं जाता हूँ। लेकिन तभी युहाओ भी आगे आ जाता है और कहता है कि बाकी के जो बचे हुए इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल है उसमें टिंगसेट सरेंडर करती है। और इस चीज की वजह से केताओ भी हैरान होता है, जबकि जिया होंग चैन की काफी गंदी वाली सटक जाती है और इससे अब युहाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है। और वैसे तो इस चीज से ये जो चीफ रेफरी होता ये भी काफी हैरान होता है, लेकिन ये फिर भी अनाउंस करते हुए कहता है ये जो इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल है ये खत्म हो चुकी है, इसलिए अभी के लिए दोनों ही पार्टीज जाकर रेस्ट करके अपनी अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर सकते हैं। और रेस्ट करने के बाद तुम दोनों के बीच में टीम बैटल होगी। और टिंगसेट का जो स्कोर है वो 3 पॉइंट्स है, जबकि सनमून स्क्वाड का 7 पॉइंट्स है। और इस सिचुएशन के ऊपर सभी लोगों की नजर बनी हुई होती है। और जो जिया होंग चन होता है यह मन में कहता है आखिर इस युहाओ को क्या हुआ है और आखिर इसकी पावर क्या है, यहाँ तक कि जो इनविंसिबल शील्ड है वो भी इसे नहीं रोक सकती है। और तभी ज्योति आर्यन कहता है जो अगला मैच होगा क्या वो जीत सकते हैं। और इस सवाल को सुनकर जया होंग चैन भी परेशान सा हो जाता है और ये कहता है इस ओल्ड मैन को इन बच्चों में पूरा विश्वास है, ये टांग सेक्ट के लोगों को जिंदा कभी नहीं जाने देंगे। और तभी ज्योति आर्यन काफी एविल तरीके से गुस्से से कहता है कि टंग सेक्ट के मेंबर्स सरेंडर या फिर मरने ही चाहिए। और इस चीज को सुन के जूजी को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। हम टंग सेक्ट के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे सैतो काफी गहरे सोच विचार में डूबा होता है। तो युहाओ इसके पास आके पूछता है सेकंड सीनियर ब्रदर क्या आप ठीक हैं? जिस पर सैतो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर सैतो क्राउन प्रिंस ज्योतियारन की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद टंग सेक्ट एरिना के अंदर आने लगती है। तो युहाओ कहता है डोंगर बाद में मेरे साथ ही रहना और प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करना। और इसके लिए वांग डांग भी मान जाता है और युहाओ कहता है इस टीम बैटल के लिए प्लीज आप सभी मेरे स्पिरिचुअल डिक्टेशन और मेरी ही बात को मानेंगे लड़ने के लिए। और न सिर्फ हमें ये जीतना है बल्कि हर हालत में हम में से एक भी मेंबर इंजर्ड नहीं होना चाहिए। और इस चीज के लिए पूरी टंग सेक्ट की टीम मान जाती है और यह कहता है आगे जो होने वाला है वो न सिर्फ एक कंपटीशन है बल्कि ये उससे ज्यादा एक लाइफ एंड डेथ मैच होगा। और एक छोटी सी भी गलती आपको काफी बुरी तरीके से हर्ट कर सकती है और यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। और फिर अरेना के अंदर सन मून रॉयल एकेडमी और टंग सेक्ट एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। सियो होंगचम इन सभी के सामने एक अजीब सी स्माइल करता है और फिर ये रेफरी से कहता है रेफरी हम सरेंडर करते हैं। और इस चीज को सुनकर रेफरी दंग रह जाता है और कहता है क्या तुम श्योर हो? और इस चीज को सुन के यहाँ तक कि युहाओ भी शॉक होता है, जबकि ये जो जिया होंग चन होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल हम सरेंडर करते हैं। जिसके बाद रेफरी के पास भी कोई और चॉइस नहीं रह जाती है और ये अनाउंस करता है कि सनमून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी ने सरेंडर कर दिया है। इस मैच को टांग सेक्ट ने जीत लिया है। और फिर जति आर्यन कहता है ये तो काफी अच्छी अडेप्टेबिलिटी है और इसने काफी अच्छा काम किया है। हॉल मास्टर होंग चैन आपके ग्रैंडसन ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है। तो जिंग होंग चैन भी थोड़ा सा घबराते हुए कहता है योर मेजेस्टी उन्होंने हमारे एम्पायर को ह्यूमिड किया है, प्लीज आप उन सभी को सबक सिखाना। और जिंग होंग चैन को दो ऐसा लग रहा था कि ये जो क्राउन प्रिंस है ये उनके ऊपर काफी गुस्सा होगा, लेकिन जति आर्यन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है और ये कहता है ये राउंड रॉबिन तो अभी तो बस शुरू ही हुआ है। ग्रैंड मास्टर हु या उन्हें पहले किस तरीके की पावर को अनलीश किया था? तो यह मिस्टीरियस सा ग्रैंड मास्टर कहता है शायद ये पावर स्पिरिचुअल टाइप थी जो कि थर्ड आई का एक म्यूटेशन है और वो जो सोल स्किल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे डर है कि सेम लेवल का कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। और मुझे इतना विश्वास है कि मास्टर होंग चैन का जो ग्रैंडसन है उसके पास भी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वो इस स्किल से डील कर सके और इसलिए ही उसने अपनी कैपेबिलिटीज को बचाए रखना चूज किया, क्योंकि बदला लेने का मौका हमेशा मिलता है। और यह कहता है सनमून स्क्वाड के साथ निपटना काफी ज्यादा मुश्किल होता। तो जू सांसी कहता है मैं तो पहले से ही इस मौके का फायदा उठा के उन सभी को एक साथ ही निपटा देना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो काफी बुरी तरीके से डरे हुए हैं। तो जियांगनान कहती है मुझे नहीं लगता है कि वो लोग डरे हुए हैं,
क्योंकि जिया होनचन की आंखों के अंदर किसी भी तरीके का डर नहीं दिख रहा था। और यह बिल्कुल भी मत भूलो कि 5 साल पहले ये सिबलिंग पहले ही सोल किंग्स बन चुके थे, जिसके बाद ये सभी लोग ही अपने होटल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में वांग क्यूआईवे योहाओ के पास आ जाती है। तो योहाओ कहता है, वांग क्यूआईवे क्या कुछ हो गया है? जिस पर वांग क्यूआ कहती है, हम श्रेक एकेडमी में हैं और हमें तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं खुद भी उन्हें हरा सकती थी। जिस पर योहाओ कहता है, मेरा तुम लोगों की मदद करने का कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि हम तो बस इस तरीके से अपनी ही मदद करने की कोशिश कर रहे थे और हम इस मैच को जीत चुके हैं, तो तुम लोगों को भी अपना बेस्ट देना होगा। और इस चीज को सुनते ही वांग क्यूआ मुंह फेर के यहाँ से चली जाती है, जबकि डोंगर को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे ये क्या हुआ। और जब वांग क्यूआ इन सभी से दूर आ जाती है तो ये मन में कहती है, इसने वो मेरे लिए किया, आखिर में ये क्या सोचने लगी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम रात के समय योहाओ के रूम का सीन देखते, जहाँ पे वांग डोंगर योहाओ के गालों को खींचते हुए चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें दोबारा से इस आईसी पावर को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती हूँ और मुझे तुम्हारी ऐसी हालत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर योहाओ कहता है, लेकिन ये तो बस बैटल के लिए ही था। और फिर यह कहता है, ठीक है और चलो मुझे तुम्हारी बैक पे जो जख्म है उसे चेक करने दो। वांग डोंग शर्माते हुए कहती है, ये सुनने में कितना अजीब सा लगता है और तुम किसी और जगह पे छूने की तो हिम्मत भी मत करना। जिस पर योहाओ कहता है, क्या मैं उस तरीके का पसंद हूँ? और मेरे ब्लड के अंदर जो लाइफ गोल्ड है वो सबसे बेस्ट में मेडिसिन है। और फिर हम देखते हैं कि डोंगर ने अपने कपड़े उतार दिए हैं और इसके पीठ पर जो जख्म है उसे योहाओ हील करने लगता है। तो डोंगर कहती है, योहाओ इतनी देर हो गई, आखिर तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? जबकि इस तरफ योहाओ के गाल लाल हो रहे होते हैं और जैसे डोंगर पीछे मुड़ के योहाओ की तरफ देखती है तो ये भी शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और ये तुरंत ही एक पिल्लो को उठा के योहाओ के मुंह पर मारती है और चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम अपनी इन नजरों को कहाँ डाल रहे थे और कहाँ देख रहे थे? जिस पर योहाओ कहता है, मैं दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज को देख रहा था। और फिर डोंगर प्रीति कह के मुंह फेर लेती है और डोंगर ने जो प्रीति कहा होता है उससे योहाओ को भी कुछ समझ में नहीं आता है। और डोंगर कहती है, तुम्हारी पनिशमेंट आज की यह है कि तुम फ्लो पे सोओगे। जिस पे योहाओ चौंकते हुए कहता है, डोंगर क्या हुआ, तुम तो इस पूरे समय कितनी ज्यादा जेंटल थी ना। जिस पर डोंगर थोड़ी सीरियस होते हुए कहती है, तो फिर मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मेरे पहले वाले जेंटल हैसन करते हो या फिर मेरे अभी के इस लुक को? जिस पर योहाओ कहता है, मुझे नहीं पता, ये दोनों ही ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जो जेंटलनेस है वो मेरे दिल को भी पिघला सकती है, लेकिन तुम्हारा ये जो गुस्सा है यह मुझे काफी फैमिलियर से महसूस होता है। जिस पर डोंगर कहती है, पहले जब मैं लड़की बनी थी तब मुझे डर था कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे और मुझे अपने ब्रदर की तरह ही ट्रीट करोगे, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की और अपना बेस्ट दिया लड़की की तरह एक्ट करने के लिए, और तब तुम्हारी काइंड ने मुझे जेंटल बनाए रखा। लेकिन आज वांग क्यूआ को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यह जो मेरी जेंटलनेस है यह वो नहीं है जो असल में सच में मैं खुद हूँ। और अगर तुम मेरा जेंटल होना ही पसंद करते हो तो फिर असल में वो मैं नहीं हूँ जिसे तुम पसंद करते हो। इसलिए मैंने पहले की तरह बदलने की कोशिश की और मैं पहले की तरह ही वापस से बदलना भी चाहती हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? और डोंगर की इन बातों को सुन के योहाओ दंग रह जाता है और फिर यह मन में कहता है, वैसे तो मैंने काफी कुछ डोंगर के लिए सेक्रीफाइस किया है, लेकिन डोंगर भी अपने आप को हर दम सेक्रीफाइस करती रही है और यहाँ तक कि इसने अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज करने की कोशिश की है, जो कि सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। और फिर योहाओ डोंगर को गले लगाते हुए कहता है, डोंगर प्लीज मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को नजरअंदाज कर दिया, और तुम तो कितनी बड़ी बेवकूफ हो, क्योंकि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, लेकिन तुम हमेशा मेरी ही डोंगर रहोगी और तुमने जानबूझकर क्यों अपने आप को बदला बस मेरे लिए, और मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी अगर तुम मेरे साथ होते हुए भी इतनी बुरी तरीके से सफर करती रही। तो जिस पर डोंगर कहती है, हाँ मुझे इससे काफी दर्द हुआ, खासकर तब जब तुम लास्ट टाइम गायब हो गए थे और मुझे लगा कि मैं तुम्हें खोने जा रही हूँ, इसलिए मैं जेलस होने की भी हिम्मत नहीं की और ना ही ज्यादा कुछ सोचने की हिम्मत की और ना ही मैं तुमसे गुस्सा होने की भी हिम्मत कर सकी, क्योंकि मुझे सच में काफी डर था तुम्हें खोने का। और फिर वांग डोंग फूट फूट के रोने लगती है और ये कहती है, और उस मोमेंट पे जब मैंने तुम्हें लौट के वापस आते हुए देखा था तब तुम किसी डेड पर्सन की तरह लग रहे थे, और सच में तभी मैंने अपने आप से कह दिया था कि अगर तुम मर जाते हो तो मैं भी अपने आप को मार लूंगी, और मैं काफी लंबे समय तक तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती रही हूँ। हालांकि इन दिनों एक छाया सी मेरे मन के अंदर मंडरा रही है और वो शैडो वांग क्यूआ से ही उत्पन्न हुई है,
और वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन मैं वांग कीहुआ की आंखों में भी काफी कुछ देख सकती हूँ। और शायद वैसे वो ऊपर से कोल्ड दिखती हो, लेकिन वो पहले ही तुम्हारे काफी गहरे प्यार में पड़ चुकी है, जो कि एक किसी तरीके की स्पेशल फीलिंग है। और मैं तुम्हें जाने देना नहीं चाहती हूँ, और जितना ज्यादा मैं ये करती हूँ उतनी ही ज्यादा मैं अपने आप को गिल्टी और इन्फीरियर महसूस करती हूँ, और जाने अनजाने में मैं तुमसे अटैच हो चुकी हूँ। लेकिन आज के मैच में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वांग डोंगर हूँ, और एक ही तरीके की वांग डोंगर हूँ इस पूरी दुनिया के अंदर। और क्यों मुझे इनसिक्योर महसूस करना चाहिए, और मुझे ही क्यों इन्फीरियर फील करना पड़ता है, और ना ही मैं कोई इस्तेमाल करने वाली चीज हूँ। और मैं मानती हूँ कि प्यार स्वार्थ है, और मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने लवर को नहीं। और मैं हर कीमत पे अपने लव को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, और मैं किसी को भी इजाजत नहीं देती हूँ इसे मुझसे छीन के ले जाने की। और ये कहते हुए डोंगर काफी फूट के रो रही होती है, तो युहाओ इसे रोकते हुए कहता है, डोंगर यह मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हारी फीलिंगलेस अंदाज किया, और मैं ही हूँ जिसे सही समय पर तुम्हारी सिचुएशन का पता नहीं चला। जिस पर डोंगर भी रोते हुए कहती, नहीं यह मेरी ही गलती है जो मेरा मानसिक संतुलन हिल गया है, जबकि तुम तो सिर्फ मेरे लिए ही इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे, और ये सिर्फ एक चमत्कार ही था जो तुम अब भी जिंदा हो। इसलिए तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा मेरी फीलिंग्स को नोटिस करना, जबकि तुम्हारे खुद की बड़ी इतनी बुरी हालत में है। पर युहाओ कहता है, चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। और फिर डोंगर हंसते हुए कहती है, याद रखना कि दोबारा कभी इस तरीके की पावर को इस्तेमाल ना करो, क्योंकि मैं सच में तुम्हें इस तरीके से देखना पसंद नहीं करती हूँ। और हाँ, आज अकेले ही सोना। डोंगर को अचानक से इतना बदलता देख युहाओ भी चौंकजदा है, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले इतना फूट के रो रही थी और अब ये खुश हो रही है। तो युहाओ भी खुश होते हुए कहता है, डोंगर मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, और मेरी बस तुम्हें इस तरीके से ही खुश देखने की इच्छा है। और इस राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का जो फर्स्ट राउंड होता है वो सक्सेसफुली खत्म हो जाता है, लेकिन हम अब भी गेम के अंदर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को नहीं भूल सकते हैं। और यह जो टैंसेक्ट का नाम है, ये काफी कम समय में ब्राइट कैपिटल सिटी के अंदर बातचीत करने के लिए काफी पॉपुलर टॉपिक बन गया है। और शरक एकेडमी के जो अपोनेंट्स थे फर्स्ट राउंड में, वो उतने भी स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन तब भी इन्हें एलिमिनेशन राउंड के अंदर लड़ना पड़ा, और अंत में ये जीते भी। और ये जो राउंड रॉबिन कंपटीशन, ये तो बस अभी शुरू ही हुआ है, और अब से हर एक जो गेम होगा वो सभी टीम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा, खासकर उनके लिए जो एक बार ही हार चुके हैं। और आज की रात जो दूसरा यंग एलाइड सोल मास्टर टूर्नामेंट गेम है, जो कि ब्राइट कैपिटल सिटी के अंदर काफी जल्द शुरू होने वाला है, और पब्लिक के लिए जो सबसे ज्यादा मोस्ट अट्रैक्टिव बैट होती है वो ये होती है कि वो पहला पसंद कौन होगा जो कि कंपटीशन को कंप्लीट करेगा, और यह भी कि कितनी देर में, और यह अलग अलग इंटरवल्स का होगा। और जो सबसे छोटा है वो आधे घंटे का है, जिसके बाद आधे घंटे से 1 घंटा, और 1 घंटे से 1.5 घंटा, और फिर और भी। और यह चीज बिल्कुल भी सच नहीं है कि जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी ही कम बैट लगेगी, लेकिन बीच में टाइमिंग क्लोज होने की संभावना सबसे कम है, इसलिए दोनों ही एंड्स पे ऑड्स काफी हाई हैं। और फिर टांग वो एक परिचय को देखते हुए कहता है, सेकंड ब्रदर मेरा नंबर 66 है, जबकि आपका 88 है, और ये नंबर काफी बढ़िया है, लेकिन अभी 67 लोग बचे हुए हैं सी जूई अलायंस की तरफ, और इन 67 लोगों के बीच में करीब 1 दर्जन लोग हैं जिन्हें चैन एन के द्वारा स्पेशली मार्क किए गए थे। और कुछ मार्क्स तो ये भी दर्शाते हैं कि वो प्लेयर इतना क्वालिफाइड है कि वो सीधा नेक्स्ट राउंड के अंदर भी जा सकता है, और जबकि जो बाकी के हैं वो ये दर्शाते हैं कि वो बाकी के प्लेयर्स अपनी अपनी एबिलिटीज को छिपा के रख रखे हैं। टांग वू की सर्वे वांग डोंग कहती है, युहाओ मैं भी तुम्हारे गेम को देखना चाहती हूँ, जिस पर युहाओ इसे फ्लाइंग किस देते हुए कहता है, ठीक है, मैं चैंग के लोगों को कुछ अरेंजमेंट्स करने के लिए कह दूंगा। जिस पर वांग डोंग कहती है, क्या तुम सच में वो सब कुछ करोगे जो मैं चाहती हूँ? जिस पर युहाओ कहता है, हाँ बिल्कुल मेरी रानी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।